जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। आज का यह प्रैक्टिस सेट आपकी सीटेट की तैयारी को और पुख्ता करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस प्रैक्टिस सेट में इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न लिए हैं। दोस्तों, जो शुरुआत के 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं वो यहाँ पर गद्य और पद्य के होने वाले हैं, और जो लास्ट के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं वो हिंदी पेडागोजी के होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश देख लेते हैं। दोस्तों, इस तरीके से जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके का गद्यांश मिलेगा। वहाँ पर आपको ये गद्यांश पढ़ने के बाद में नीचे इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उनको आपको यहाँ पर गद्यांश पढ़ करके अटेम्प्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर गद्यांश ही पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गद्यांश है कि मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं करेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवा प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर स्थायी रूप से नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है कि यहीं सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की योजना फैलाना ही है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर गद्यांश था। अब इसी से रिलेटेड नीचे के क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। आपने उम्मीद है ये अच्छे से समझ लिया होगा गद्यांश। अब यहाँ पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निस्वार्थ शब्द का विपरीतार्थक। यहाँ पर दोस्तों जो निस्वार्थ शब्द है इसका विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा? निस्वार्थ का क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निस्वार्थ का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर स्वार्थ हो जाएगा या स्वार्थी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्यय से बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको कि आध्यात्मिकता में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि उपसर्ग क्या होते हैं, ये शब्दांश से पहले जुड़ जाते हैं, मतलब शब्दांश से पहले जुड़ते हैं। और जो प्रत्यय होते हैं, ये जो प्रत्यय होते हैं ये बाद में शब्दांश से जुड़ते हैं और उनका अर्थ जो बदल देते हैं वही क्या कहलाते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। तो आपको याद रखना कि उपसर्ग पहले शब्दांश से जुड़ता है और प्रत्यय जो है वो बाद में शब्दांश से जुड़ता है। तो इसलिए आध्यात्मिकता में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आद्य का और ता होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन देख लेते हैं कि अधि प्लस इक प्लस ता, मतलब आध्यात्मिकता है तो अधि यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, एक और ता दोस्तों यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, क्या है यहाँ पर? ए ऑप्शन है कि धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहें। बी ऑप्शन है कि आनंदमय जीवन जीते रहें। सी ऑप्शन है अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहें। या फिर डी ऑप्शन होगा कि सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। जो लोग सेवक वृत्ति मतलब कि सेवा सभी की करते हैं और परहित मतलब दूसरों का हित सोचते हैं, वही लोग यहाँ पर सदा पूजे जाते रहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही दोस्तों गद्यांश का यहाँ पर पर्याय है। तो अब देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कठोर सत्य किसे कहा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि कठोर सत्य किसे कहा गया है कि भौतिक शरीर में नश्वरता,
बी ऑप्शन है कि भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना। सी ऑप्शन है निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम या फिर भौतिक संसार की तुच्छता। तो यहाँ पर जो कठोर सत्य है वो भौतिक शरीर की नश्वरता ही है, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है ये भौतिक शरीर है और ये एक ना एक दिन नश्वर हो जाएगा, यही दोस्तों इस गद्यांश में बताया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सीटेट की आपकी पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस ईयर जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं अगर उन सभी को नहीं देखा है वीडियोज़ को, तो आप उनका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को, वहाँ से आपकी सीटेट की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। अब दोस्तों देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। दोस्तों जो हमारी निर्बल भावनाएं होती हैं उन पर अगर विजय पाना है तो यहाँ पर गद्यांश में क्या बताया गया है, सदा सदा के लिए अमर हो जाना। बी ऑप्शन है कि विजय पाने के लिए योजना बनाना। सी ऑप्शन है कि ऐसी भावनाओं को मन में आने ना देना, या फिर अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना ही गद्यांश में कहा गया है कि निर्मल भावनाओं पर विजय पाने का अर्थ है कि अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें कि हमारा जीवन जो है वो प्रेरणा बन जाए दूसरों के लिए। ए ऑप्शन है कि पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें। दूसरा है कि बी ऑप्शन है कि सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें। सी ऑप्शन है कि परहित और परोपकार करें, या फिर डी ऑप्शन है कि निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। तो यहाँ पर दोस्तों जो 6 नंबर क्वेश्चन है वहाँ पर हमारा जीवन जो है दूसरों के लिए प्रेरणा तभी बनेगा जब हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करेंगे, किसी का बिना स्वार्थ के हम करेंगे। मतलब निस्वार्थ का मतलब क्या है कि बिना स्वार्थ के, बिना किसी के भेदभाव के हमें यहाँ पर अगर हम परोपकार करेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि धर्म के आचरण का उद्देश्य है। तो यहाँ पर दोस्तों धर्म के आचरण का क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन है कि आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना। बी ऑप्शन है कि अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। सी ऑप्शन है कम कर्म पर आस्था रखना, और दोस्तों डी ऑप्शन है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जब हमारा धर्म का जो है उसका आचरण का क्या उद्देश्य होता है कि अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना दूसरों के लिए, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर ये का है, फिर ये दोस्तों इसका टुकड़ा है जो वाक्य का, ये दोस्तों खा है, फिर ये गा है, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा घा है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें एक भाग पहचानना है कि वह अशुद्ध हो। तो यहाँ पर दोस्तों गा अशुद्ध है, खा अशुद्ध है, का अशुद्ध है, या फिर खा अशुद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसका खा ऑप्शन ही दोस्तों यहाँ पर क्या है अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सज्जन मनुष्यों के। दोस्तों भाग खा में क्या है यहाँ पर त्रुटि है, क्योंकि इस भाग में मनुष्यों का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि मनुष्यों के स्थान पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लोगों लिख सकते हैं, सज्जन लोगों के, सज्जन मनुष्यों के नहीं सज्जन लोगों के लिखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर खा वाले में त्रुटि है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानना है। कि शेष शब्द क्या है दोस्तों, यहाँ पर सत्कर्म है, सत्यवादी है, सद्गुण है और सद्गत है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सत्यवादी है वो शेष शब्दों से यहाँ पर भिन्न है, क्योंकि ये क्या है, इसमें वाद में बड़ी ई का प्रत्यय लग गया है। जैसे सत्य में क्या लगा है, सत्य में प्रत्यय लगा है, यहाँ सत्यवाद है, वाद आया, फिर इसमें बड़ी ई प्रत्यय लग गया तो क्या हो जाएगा सत्यवादी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लगा है, प्रत्यय लगा है, इसलिए ये भिन्न है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक गद्यांश के आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि यहाँ से 9 क्वेश्चन ये गद्यांश के थे। अब पद्यांश के देख लेते हैं दोस्तों। पद्यांश भी आपके सीटेट में आता है, तो पद्यांश
इस तरीके के आएगा कि आपको पहले वहाँ पर पढ़ लेना है, उसके बाद नीचे वहाँ पर क्वेश्चंस होंगे इस तरीके के, जैसे कि यहाँ पर आपको इस प्रैक्टिस सेट में दिख रहे हैं। तो इसी तरीके के सेम क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रीवियस ईयर का सीटेट का पूछा गया ही प्रैक्टिस सेट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ से आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि आपको किस तरीके का हिंदी का पेपर, ईवीएस का पेपर आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगी। चलिए पद्यांश देख लेते हैं कि विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम, रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल गिरते, फिर जागे से अंड मन से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से, जिस ओर बढ़ाए पग हमने वो गई उधर भू नवमंगल, आज़ाद वतन के बासिंदे हर चरण हमारा है बादल। दोस्तों ये क्या है, ये कविता है। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस हैं, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या हो जाता है, देश स्वतंत्र हो जाता है, या फिर शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है, या फिर यहाँ पर शांति हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों शुभ कार्य होते हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पद्यांश से ही है इस कविता से। कि पैर शब्द का समानार्थी दोस्तों यहाँ पर नहीं है। अब आपको क्या बताना है कि जो पैर है उसका समानार्थी नहीं, मतलब इसका जो समानार्थी ना हो। तो पैर का दोस्तों समानार्थी पद भी होता है, चरण भी होता है और पग भी होता है। तो ये तीनों पर्यायवाची हैं, तो इसलिए ए, बी और डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कि कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं, वीर बहादुर हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी हैं, या फिर भारतीय हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग भारतीय हैं सबसे पहले, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कि समास की दृष्टि से शेष से भिन्न दोस्तों यहाँ पर शब्द है, खान पान है, मिलना जुलना है, अपनी अपनी है, या रहन सहन है। तो दोस्तों खान पान, मिलना जुलना, रहन सहन, इन सब में दोस्तों द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। लेकिन अपनी अपनी में दोस्तों क्या है, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है, इसलिए ये अलग है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अभी दोस्तों मैं जो अगला वीडियो हिंदी का आने वाला है वो दोस्तों समास पर ही आने वाला है, तो वहाँ पर मैं डिटेल से आपको कराने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो आगे वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आपकी तैयारी और बेहतर होती चली जाएगी। अब देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कि सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का दोस्तों यहाँ पर भाव क्या है, आक्रमण है, लड़ाइयाँ हैं, आंधियाँ हैं, या फिर कठिनाइयाँ हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि कठिनाइयाँ हैं, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, तूफान का मतलब क्या है यहाँ पर, कठिनाइयाँ है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है। कि अंडमान से कश्मीर है भारत में, क्या है दोस्तों, बलिदानी राज्य है, क्रांतिकारी राज्य है, निकष्ट राज्य है, या फिर दूरस्थ राज्य है। तो यहाँ पर दोस्तों दूरस्थ राज्य है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कि अंडमान से दोस्तों कश्मीर जो है, अंडमान निकोबार, फिर दोस्तों यहाँ पर कश्मीर बिल्कुल टॉप पे है, उत्तर में है यहाँ पर दोस्तों, और जो अंडमान है वो बिल्कुल नीचे है कन्याकुमारी में। तो दोस्तों अंडमान जो है और ये कश्मीर दोस्तों यहाँ पर पड़ता है ऊपर बिल्कुल। तो क्या है, दूरस्थ राज्य है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक आपके पद्यांश के थे। अब यहाँ से दोस्तों जो आपके 15 क्वेश्चन होने वाले हैं वो हिंदी पेडागोजी के होने वाले हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट दोस्तों हैं, तो ये आप लास्ट तक दोस्तों वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्व किसे दोस्तों मानेंगे। अगर आप यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या सर्वाधिक मानेंगे। कि भाषा की विभिन्न तरंगे, भाषा की विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, या फिर प्रसिद्ध रचनाएं। तो यहाँ पर दोस्तों
आपको क्या मानना है कि भाषा की विभिन्न रंगतें, वहाँ पर अलग अलग भाषा दोस्तों आप वहाँ पर लेकर के आएंगे, जिससे कि जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा तरीके से सीख पाएंगे, अलग अलग भाषाएं सीख पाएंगे। तो उनका दोस्तों विकास भी चहुमुखी विकास होगा, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को दोस्तों क्या करना चाहिए? अधिक महत्व तो नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, या फिर अस्वीकार करना चाहिए, या स्वीकार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि जो बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा घर से विद्यालय आता है तो वो मातृभाषा से ही दोस्तों लैस होता है, इसलिए वहाँ पर उनकी अगर आप मातृभाषा से सबसे पहले सिखाएंगे तो वहाँ पर वो अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, इसलिए मातृभाषा को स्वीकार किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का समृद्ध परिवेश, बी ऑप्शन है कि संचार माध्यमों का प्रयोग, सी ऑप्शन है कि अभिभावकों का साक्षर होना, या फिर भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो यहाँ पर दोस्तों जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि भाषा का समृद्ध परिवेश, कि अगर आप भाषा सीखने और सिखाने में किसको सर्वाधिक महत्व देंगे, तो अगर भाषा का वहाँ पर कक्षा का आपके परिवेश जो है वो समृद्ध है तो वहाँ पर बच्चे आसानी से सीख पाएंगे, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा यहाँ पर कथन सही नहीं है। आपको कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो ए ऑप्शन है कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, बी है कि भाषा कौशल एक क्रम से ही अर्जित किए जाते हैं, सी ऑप्शन है कि भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या फिर डी ऑप्शन है कि भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही नहीं है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर भाषा जो कौशल होते हैं ये एक ही क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, इसलिए यही ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा यहाँ पर उचित नहीं है ये आपको बताना है। तो त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, सी ऑप्शन है कि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, या फिर त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। तो यहाँ पर दोस्तों उचित जो सही नहीं है वही आपको टिक करना, तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर उचित नहीं है, क्योंकि त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ऐसा दोस्तों नहीं होता है, क्योंकि आपको अगर बच्चे को भाषा का ज्ञान है फिर भी वह त्रुटियां करता है तो दोस्तों उसमें अज्ञानता का कोई यहाँ पर पैरामीटर नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक यहाँ पर उपयोगी है, कि कौन सा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो है या प्रश्न में है जो ऑप्शन वो भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक, अगर आप भाषा का आकलन कर रहे हैं तो वहाँ पर उस दृष्टि से कौन सा उपयोगी क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, बी है कि ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, सी ऑप्शन है कि ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, या फिर ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि जब भाषा का आकलन आप कर रहे होंगे, जब बच्चा ईदगाह कहानी, जैसे कि अगर आप वहाँ पर क्लास में टीचर हैं और आप ये कहानी सुना रहे हैं जो हामिद वाली है ईदगाह, तो वहाँ पर जब आप कहानी सुना लेंगे उसके बाद भाषा का आकलन करेंगे कि बच्चों में कौन कौन सी भाषाएं यहाँ पर विकसित हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि वहाँ पर आप बच्चों से ये कह सकते हैं कि आप अपनी भाषा में ये कहानी सुनाइए, जिससे कि आपका भाषा का आकलन वहाँ पर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाला क्वेश्चंस का ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता है। दोस्तों कैसी क्षमता है कि बिल्कुल भी नहीं होती है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, या फिर अनुकरणीय होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जन्मजात होती है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से वो धीरे धीरे भाषा सीखने लगता है। 1 साल का 2 साल का होता है वो धीरे धीरे पापा मम्मी और या घर के सदस्यों के नाम बोलने लगता है। तो यहाँ पर वो क्या करता है कि भाषा जो उसकी सीखने की क्षमता होती वो जन्मजात होती, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, या फिर शुद्ध उच्चारण। तो यहाँ पर दोस्तों बातचीत करना ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि जब बच्चे बातचीत करेंगे तो वहाँ पर वो भाषा को सर्वाधिक तरीके से वो सीख पाएंगे, अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है। साहित्य की रचना करना है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग है, वर्णमाला सिखाना है, या फिर भाषा का प्रभावी प्रयोग करना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आप भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं या सीखते हैं। यहाँ पर यह विचार दोस्तों किसका है? दोस्तों यह विचार किसने दिया था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं? तो आपको यहाँ पर एक की पॉइंट मिल गया कि सामाजिक। दोस्तों अगर सामाजिक अंतःक्रिया आ जाए तो वहाँ पर आपको आंख बंद करके वाइगोत्स्की मार देना है। जहाँ पर भी सामाजिक अंतःक्रिया हो वहाँ पर वाइगोत्स्की होंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये ट्रिक है 99% दोस्तों केसेस में ये ट्रिक करेक्ट होती है, क्योंकि अगर सामाजिक आ गया, सामाजिक अंतःक्रिया, तो वहाँ पर कौन से दोस्तों यहाँ मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे? तो वाइगोत्स्की हो जाएंगे। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बाल साहित्य है, पत्रिका है, पाठ्य पुस्तक है, या फिर यहाँ पर समाचार पत्र है। तो यहाँ पर बाल साहित्य ही हो जाएगा। जब आप वहाँ पर बालकों का साहित्य मतलब कि छोटे छोटे बालकों की कहानी वहाँ पर सुनाएंगे तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का विकास दोस्तों सर्वाधिक होगा, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर भाषा आकलन होना चाहिए, साक्षरता होनी चाहिए, पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, या भाषा परिवेश होना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर आधार का होता है वो भाषा परिवेश का होता है, क्योंकि जैसा परिवेश होता है उसी तरीके से जो बच्चे होते हैं वो भाषा सीखते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? प्रश्नावली को देंगे, पोर्टफोलियो को देंगे, लिखित परीक्षा, या फिर जांच सूची को देंगे? तो यहाँ पर दोस्तों पोर्टफोलियो को देंगे। दोस्तों पोर्टफोलियो क्या होता है? ये बच्चों का सतत आकलन या फिर सतत मूल्यांकन जो होता है उसी को दोस्तों पोर्टफोलियो कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? गति है, प्रवाह है, अक्षर ज्ञान, यहाँ पर अर्थ होगा। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ करेक्ट है या नहीं, तो यही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं अगर चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पर वर्तनी की शुद्धता है, काव्यात्मक भाषा है, विचारों की अभिव्यक्ति है, या फिर सुंदर लेखन है? तो विचारों की अभिव्यक्ति हो जाएगी, क्योंकि अगर बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं आप तो वो अपने विचार किस तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं ये उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों आज के लिए ये 30 क्वेश्चंस थे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।